हेलो गाइस, वेलकम अगेन। मेरा नाम है निखिल निमेश और आप देख रहे हैं मोक्षा एजुकेशन। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यूपी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं और डेली वीडियोस बनाता हूं, डेली टारगेट्स बनाता हूं और उसमें अब बताता हूं वीडियोस के अंदर कि मैंने कितना % अपना टारगेट अचीव करा और क्या क्या टॉपिक करे और थोड़ी बहुत उन टॉपिक्स की डिटेलिंग। ठीक है, तो आज जो मैंने जीएस का जो टारगेट बनाया था उसका मैंने लगभग 70-80% अचीव कर लिया है। तो अभी और भी करना है। जैसे हिंदी मैं फाइनली रात में रिवाइज़ करके मतलब सोता हूँ और उसके मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो देख लेता हूँ। तो आज जो मैंने जीएस का टॉपिक करा वो है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये हर साल एक क्वेश्चन यूपीएससी या यूपीपीसीएस मस्ट है, ये पूछेगा ही पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा तो आप इसको कहीं ना कहीं किसी आंसर में पॉइंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो आज के जो टॉपिक थे ये मैंने विज़न से तैयार करे हैं। विज़न की एक पीडीएफ है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं देना है। वुमेन, मैरिज, कास्ट, यूथ, एजुकेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, वुमेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, मैरिज के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, कास्ट के ऊपर, यूथ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो ये सब मैंने तैयार करा आज। तो एक टर्म है, जैसे लिटिल बिट, मतलब थोड़ा बहुत जो मैं डिटेलिंग की मैं बात करता हूँ। जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं रिट्जर, वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज सम ऑफ ग्लोकलाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन इज अ सम ऑफ ग्लोकलाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप भी यूज़ कर सकते हैं आपको अच्छी लगे तो ये। और जैसे कि मेरा ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है, तो वहाँ की कुछ चीज़ें मैं इसमें आंसर्स में इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको, जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, कास्ट, यूथ, एजुकेशन, ये मैं वहाँ पे भी सोशियोलॉजी में भी पढ़ता हूँ और करता हूँ। चलिए, तो ये तो था एक टॉपिक। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज सारे दिन रटी है, कह सकते हैं रटी ही है, क्योंकि वो सीधा सीधा एग्ज़ाम में यूज़ करनी है और वो मस्ट है। उसके बिना आंसर्स अच्छे नहीं बनेंगे, उसके बिना कंटेंट एनरिचमेंट आंसर्स में हो ही नहीं सकती है। वो है फैक्ट शीट, वो है इकोनॉमिक्स की फैक्ट शीट। ये है विज़न की, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक भी चीज़ का पैसा नहीं देना है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। ये है इकोनॉमिक फैक्ट शीट विज़न की और ये बहुत ही शानदार है। आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए और रट लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज़न की वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो मैंने इकोनॉमिक्स का सारे दिन रटा बैठ के और अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करा, जो कि हम ऑन फ़ोन पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कुछ डेटा है जो एज इट इज़ पेपर में यूज़ करना है। फिस्कल डेफिसिट जो कि 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए रहा 9.3% ऑफ जीडीपी। ठीक, और जैसे एनके सिंह कमेटी जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उनकी क्या रिकमेंडेशंस, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है हमारा, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है हमारा। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल टैक्स टू जीडीपी का रेशियो इसमें गलत दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है 17% है, ओईसीडी का 34% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, लेकिन हमारा ये ओवर द पीरियड कम हुआ है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये मैंने ऑनलाइन अपडेट कर लिया है, इसको आप भी कर लेना। तो ये है फाइनेंशियल ईयर 19 में था 11% टैक्स टू जीडीपी, अब फाइनेंशियल ईयर 20 में हो गया 9.9%। ये मैं पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 10.2% है, यानी कि लिटिल बिट बढ़ा है। और अभी जो एस्टिमेट्स हैं वो 10.8% का, यानी कि 11 होने में भी अभी समय लगेगा टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस। ये मेन रीज़न रहा हमारा टैक्स टू जीडीपी बहुत कम होने का। और ओईसीडी में ये कितना है, 34%। ठीक है, ओईसीडी कंट्रीज़ जो हैं, तो डेवलप इकोनॉमीज़ जिनको हम बोलते हैं, तो बिल्कुल इसका देखें। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे जीएसटी 12% बढ़ा है, कस्टम ड्यूटी 21% बढ़ गया है, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल, पेट्रोल पे लगभग 65% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और डीजल के ऊपर 80% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको बिल्कुल कोट करिए, क्योंकि अभी बहुत प्राइस पेट्रोल के और डीजल के बढ़ गए थे। तो मेन रीज़न यही रहा टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स लोग दे नहीं रहे थे, कोविड की, मतलब कोविड में सबकी नौकरियां चली गई, तो सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, यहीं से होगा। पेट्रोलियम एंड डीजल तो कितना % बढ़ गया एक्साइज ड्यूटी इस पे,
पेट्रोल पे 65% और डीजल पे 80%। वाह। डायरेक्ट टैक्सेशन का कुछ डेटा है कि जैसे कि हम सबको पता डायरेक्ट टैक्स फाइल करते हैं 6 करोड़ लोग लगभग, उसमें से पूरे देश की आबादी में से 1 करोड़ लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स से जो सरकार का जो कलेक्शन हो जाता है वो लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। तो ये मैंने देखा। चल खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट से हमारा टारगेट था लास्ट ईयर का, वो था 1.7 लाख करोड़, लेकिन उसमें से हमारा कलेक्शन कितना हुआ, सिर्फ मात्र 32,000 करोड़, जो कि बहुत कम है। पहले 1 लाख करोड़ के आसपास पैसे आ गए थे। और टोटल टैक्स कलेक्शन में देखूं, जो कि डीटी प्लस आईडीटी है, वो 14 लाख करोड़ के आसपास है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2 लाख करोड़ है। तो टोटल मिला के टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो गया 16.5 लाख करोड़ के आसपास। स्टेट फाइनेंस है, और इनकी जैसे कि आपको पता है स्टेट फाइनेंस में पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, एनके सिंह 15 फाइनेंस कमीशन, इन्होंने 41% प्लस 1% डेवल्यूशन करा, यानी कि 42%। मैंने 41 प्लस 1 क्यों बोला, 41 तो डायरेक्टली स्टेट्स को चला जाएगा पैरामीटर्स के बेसिस पे, प्लस 1% इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व रखा हुआ है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और बाकी यही है कि जैसे पहले एक लॉ था कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% ही स्टेट्स लोन ले सकती है, यानी कि जीएसडीपी जितना है उसका 3% ही लोन ले सकती है। लेकिन अब वो लिमिट बढ़ा के 5% कर दी है कोविड के टाइम्स में, क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही थी, जीएसटी का पैसा भी जैसे पीछे इशू हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी हम ऐसा करते हैं, लोन लेने की लिमिट बढ़ा देते हैं। पहले 3% था जीएसडीपी का, 5% कर दिया, और 2% में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि इंडिया की साइज़ ऑफ द इकोनॉमी, फ्रिक्वेंटली आप कोट कर सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के टाइम पे एलपीजी 1991 से पहले हमारा कितना साइज़ था इकोनॉमी का, 6 लाख करोड़ के आसपास। आज की डेट में कितना हो गया, 140 लाख करोड़। ह्यूज जंप, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। चलिए, फॉरेक्स रिजर्व हमारा $642 बिलियन 2021 के अंदर, इन्फ्लेशन रेट 6.6%, जो कि बाहर है। ब्रैकेट कितना है इन्फ्लेशन का, सीपीआई का, जो गवर्नमेंट ने तय करा है वो है 4% प्लस माइनस 2%। अकाउंटेबल कौन है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। लेकिन अभी कितना सीपीआई कितनी रिकॉर्ड हुई, 6.6। तो इसके लिए वो जवाबदेही हैं। देखो क्या रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, इंटरनल मैटर चलता रहता है, बट हमें ये लिखना है। ठीक है, चलिए। और इफेक्ट ऑफ कोड, जो आपका कोविड-19 है, जो हमारा जीडीपी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, सबको पता है। ठीक है, चलिए। और बाकी तो कोई इम्पॉर्टेंट डेटा है नहीं, बाकी ये था मोटा माटी। इसको आप भी कोट करिए, ये पीडीएफ आप विजन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रट लीजिए। मतलब मैंने सोच लिया है, मैं इसको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5-6 बार तो याद कर लूँगा, और इसको लिख लिख के भी देखूँगा। तो जो मैंने आज लिख के भी देखा है। तो ये तो था जीएस के टॉपिक्स। अभी मैंने हिंदी पढ़ना है, और हिंदी रात में मैं रिवाइज़ करके सोऊंगा। और बाकी तो इतना ही था। बाकी यूपी इलेक्शन के मज़े ले रहे हैं हम भी, आप भी लीजिए। और इस दौरान मैंने 3 किताबें ऑर्डर करी हैं, आज ही करी हैं। बहुत दिनों से मेरा मन था वो मैं किताबें पढ़ लूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लाइब्रेरी तो नहीं है, मेरी बुक शेल्फ है, और इसमें है 100-150 लगभग किताबें हैं मेरे पास, जो मैं पढ़ चुका हूँ। किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ मैं। तो आज मैंने 3 किताबें ऑर्डर करी हैं। एक तो यूपी स्टेट से, यूपी पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड है एक किताब। एक किताब है जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे, तो वो एक किताब मैंने पढ़नी है। और ये केपीएस गिल आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बुक फॉरवर्ड करी है, तो ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाई है। और तीसरी है इमरजेंसी के टाइम की एक बुक, कि व्हाट वाज द केस बिहाइंड इमरजेंसी ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो ये 3 किताबें मैंने ऑर्डर करी है। अभी नहीं पढ़ूंगा, धीरे धीरे करके पढ़ूंगा। अभी तो जैसे कल परसों तक आएंगी तो एक किताब अब पढ़ लूँगा। 15 दिन बाद जब मैं ये जीएस और ये सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ते थक जाऊँगा, तो फिर मैं 1 दिन का गैप लेके वो किताब पढ़ लूँगा फॉर अ चेंज। और फिर 15 दिन बाद कोई और, तो 3 किताबें हो गई। कॉन्टिन्यूसली आप जीएस सोशियोलॉजी भैया बहुत भारी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर अ चेंज ये चीज़ें करी। अभी जैसे एक पीछे मैंने बुक पढ़ी थी चेतन भगत की 400 डेज
मतलब 10 में से 1-2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। वही है चटर पटर किताबें, मतलब आप इतनी उम्मीद से ख़रीदते हो तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब 400 डेज़ की तो बहुत ही बुरी हालत है। उससे पता लग जाता है कि हमारा पाठक, यूथ पाठक किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है। और वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है। चलिए, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है चेतन भगत, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेस्ट इंटेलेक्ट है हमारे देश के, वो ऐसी किताबें लिख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। लेकिन इतनी अच्छी किताब मुझे नहीं लगी वो। बाकी तो यही था आज की डेट में जो भी डिस्कस करने लायक चीज़ें थी। बाकी कल फिर मतलब मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। और आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अच्छे से मेंस लिखेंगे। फॉर अ चेंज आप भी कुछ कुछ नई नई चीज़ें करते रहिए ताकि मोनोटोनस लाइफ ना हो जाए। जैसे मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए थोड़ा सा। यूपी इलेक्शन को देख लीजिए, मतलब मज़ा आ रहा है। और कहीं बाहर घूमने चले जाइए, शाम को टहलने चले जाइए, ऐसे अपना रूटीन रखिए, मेडिटेशन करिए, अच्छे से मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, एसडीएम बनिए, डीएसपी बनिए। हम भी बनेंगे, आप भी बनिए। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।